Good afternoon to all students, virtuals, online, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो डिमांड के चैप्टर में अपना डिमांड का मीनिंग हो गया भाई, ओके? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, ओके? डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ओके? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, ओके? स्ट्रक्चर याद हो गया अच्छी तरह से, सिंपल सा है, ठीक है? उसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड, ओके? अब दो क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। वाई डज, हाँ जी, बैंडवैगन इफेक्ट की बात हो गई थी। तो अगर हम गूगल करते हैं या डिक्शनरी देखते हैं तो बैंडवैगन इफेक्ट, बैंडवैगन का मतलब वही इफेक्ट है कि भाई जो सारा कर रहे हो हम लोग भी करें, तो वही मतलब निकल के आ रहा है। जैसे भेड़ चाल जैसा मतलब है इस वर्ड का मतलब। तो जो हमने इसका मीनिंग है वो इस वर्ड का मतलब है कि जैसा सभी कुछ लोग कर रहे हो या ग्रुप कर रहा हो या एक लोग कर रहा है, कुछ कर रहे हैं तो बाकी लोग भी उसकी ओर फॉलो करें, तो वही बैंडवैगन शब्द का अर्थ है, ठीक है? वही हमारा मीनिंग था और कोई खास बात इसमें नहीं थी। बस आप लोगों को इसलिए कहा था कि आप लोग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं भी देखूं क्या होता है, ठीक है? थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है, खुद की भी हैबिट पड़े। ऐसा नहीं है कि हम ही सारा रेडीमेड दें आपको, ठीक है? तो अभी दो ही क्वेश्चन बचे हैं। व्हाई डज डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, और दूसरा भी क्वेश्चन यही है, वो आएगा व्हाई डज डिमांड का स्लोप अपवर्ड। एक डाउनवर्ड का क्वेश्चन बचा है और एक अपवर्ड का बचा है। डाउनवर्ड तो हम पढ़ ही रहे हैं, सारा बेस है अपना, ठीक है? ये ट्रेडिशनल है, ये टिपिकल है। एक वर्ड यूज किया मैंने, टिपिकल। टिपिकल वर्ड पुराना, कंजर्वेटिव, परंपरागत, ट्रेडिशनल, सोचते ही जो दिमाग में आए, तो वो डाउनवर्ड है। कहीं भी कोई बात होगी तो डाउनवर्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस है। द रीजन इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो उससे डाउनवर्ड ही आएगा। तो कहीं भी इस डिमांड कर्व के लिए ट्रेडिशनल वर्ड यूज हो, टिपिकल वर्ड यूज हो, कॉमन वर्ड यूज हो, कि कॉमन कैसा होता है जी, ऐसा ही होता है। हाँ, अलग अलग वैरायटीज है। अभी हम इसी अगला क्वेश्चन में एक्सेप्शन यानी कि उससे अपोजिट को भी पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जाओगे तो वर्टिकल को भी पढ़ोगे, हॉरिजॉन्टल को भी पढ़ोगे, फ्लैटर को भी पढ़ोगे, स्टीपी को भी पढ़ोगे, बहुत सारी वैरायटीज हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग अपना ये क्वेश्चन निकालते हैं बुक में से। नोटबुक ओपन करें। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को हम लोग ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट टू राइट। नेगेटिव स्लोप, एक ही बात है, नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, वाई? अब इसके आंसर्स में सबसे पहले हम लोग अपना डिमांड कर्व बना ही लेते हैं, ठीक है? कर्व बनाने में अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को? हेजिटेशन फील तो नहीं होती कर्व्स बनाने में? ये आप लोगों के लिए टॉयज हैं, इनसे खेलना है आपको, ठीक है ना? इनसे शर्माना नहीं है, इनके मजे लेने हैं। अब देखो, ये प्राइस डिमांड, सपोज करे प्राइस 10 है, डिमांड कितना है, 50 यूनिट्स है। कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस 10 है और डिमांड कितना है उसका, 50 यूनिट्स। अब क्या हुआ, प्राइस क्या हो गया 20, तो डिमांड क्या हो गई, फॉल। डिमांड कितना हो गया 30 यूनिट्स, प्राइस कितना हुआ 20। सपोज कर लेते हैं प्राइस हो गया 5, डिमांड क्या हो गई, डिमांड कितनी हो गई 100। तो हम देख रहे हैं जब हम प्राइस बढ़ाते हैं तो हमारी डिमांड फॉल हो जाती है, प्राइस जब हम फॉल करते हैं तो हमारी डिमांड क्या हो जाती हैं, अप हो जाती हैं।
तो अपोजिट रिलेशन रहता है, नेगेटिव रिलेशन रहता है, इसलिए हम इसको डिमांड कर्व को डाउनवर्ड बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। डीडी डिमांड कर्व 3 पॉइंट से मिलकर बना है। ये डिमांड कर्व हमारा सिंपल लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है या मार्केट का है? बोलो। इंडिविजुअल का बनाया ये मैंने, मार्केट का बनाया, बताया ही नहीं कुछ, ठीक है। हो सकता है ये बिहेवियर्स, जो डिमांड के बिहेवियर्स है, कुछ कस्टमर के टोटल वाले हो सकता है एक का ही हो, बताया ही नहीं कुछ। हाँ, चाहे इंडिविजुअल डिमांड कर्व है चाहे मार्केट है, कर्व तो ऐसे बनेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअल में कितने कंज्यूमर दिखाते हैं हम लोग? सिंगल। मार्केट में मोर देन 1, कितने ही हो जाए। बाद में तो उन सबकी डिमांड्स को क्या करना है? टोटल करना है, ठीक है। चलिए, ये डाउनवर्ड क्यों होता है, कोई बता सकता है? क्यों, वाई? इनवर्स रिलेशन है, वो तो हमने बता ही दिया। लॉजिक्स क्या है कि प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड। ऐसा क्यों करता है? कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है? वो सीधा बिहेवियर क्यों नहीं कर सकता, उल्टा बिहेवियर क्यों रखता है? वाई, कारण ये चाहिए हमें, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन। तो अभी किसी ने बोला, क्या बोला? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए, अभी तक हम बोर हो गए थे, लॉ ऑफ डिमांड, एक लॉ और आया। अभी तक इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही लॉ आया था ना, लॉ ऑफ डिमांड। अब ये दूसरा आ गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ का मतलब तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल। डिमिनिशिंग का मतलब घटना, कम होना। मार्जिनल का मतलब पता है, एडिशनल। एक वर्ड और बताता हूं, इंडिविजुअल, एडिशनल, इंडिविजुअल, ठीक है, पर्टिकुलर। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब क्या है? आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन। और इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? यूटिलिटी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हाँ, ये लॉ किसने बनाया? डॉक्टर मार्शल ने बनाया। किसने बनाया? बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, 1890 में बुक आई थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। डॉक्टर मार्शल ने इसके बारे में डिटेल से बताया था। उन्होंने ये कहा था, इसके बारे में ये कहते हैं, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूटिलिटीज, इसको ये बोलते हैं यूनिवर्सल लॉज। इसको गोसेन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, गोसेन्स फर्स्ट लॉ। गोसेन्स कौन है? गोसेन? हाँ जी, इकोनॉमिक्स है, इनके असिस्टेंट थे डॉक्टर मार्शल के, कुलीग्स थे, असिस्टेंट थे। तो इन्होंने भी इस पर काफ़ी वर्किंग की थी उनके साथ में, तो ये भी रिस्पेक्ट मिली इनको, गोसेन्स फर्स्ट लॉ। एक और भी बात करते हैं, दिस लॉ इज ओल्डेस्ट एंड
very important law of utilities. एक वर्ड और भी बोलते हैं, बेसिक लॉज ऑफ यूटिलिटीज. बेसिक लॉ है, बेस, oldest and very important law of utilities, basic law of utilities, Gaussian's first law, universal law of utilities, law of diminishing marginal utility. अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या ये बातें भी आ सकती हैं? पता थी ये बातें? बोलो. नहीं पता थी. क्या ये एमसीक्यू में आ सकती हैं? आ सकती हैं. आ गया तो तुम मना तो ना करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे. अब यूटिलिटी का पूरा चैप्टर भी आएगा, वहां भी बता दूंगा. अब भी बता दिया, दोबारा बता दूंगा, तो तुम्हारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, फायदा ही होगा. थोड़े टाइम में भूलोगे, फिर रिवाइज हो जाएगा. अभी भी बता दिया. हाँ, अगर नुकसान होता हो तो फिर ना बताऊं. तुमको नहीं 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 हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा दिमाग खर्च हो रहा है, हमारे दिमाग में डेप्रिसिएशन लग रहा है. बोलो. नहीं ना. माइंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता. माइंड पे क्या लगता है? एप्रिसिएशन लगता है. जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ज़्यादा फायदा होगा, बढ़ता जाएगा. जितना आप पढ़ोगे आपका माइंड शार्प होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. चलिए, अब ये लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when we are consume one by one of any commodity, so each successive units gives us less marginal utility. ऐसे करो when we are increases more and more units, so each successive unit gives us less marginal utility. पहले ज्यादा मिलेगी, फिर कम मिलेगी, फिर कम मिलेगी, फिर कम मिलेगी. लगवाऊं कहीं? तो ऐसा है. अब आप लोग बड़ी, जब भी मैं आया हूं आप तालियां बजा रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं. तो मैंने कहा चलो आप लोग बच्चों को गोलगप्पे खिलाने चाहिए. जैसे ही आपको मैंने पहला गोलगप्पा खिलवाया, आपको बहुत मजा आया और आपके मुंह में ढेर सारा पानी आया, अभी भी आया. तो आपको बहुत मजा आया. हमने पूछा कि भैया एक गोलगप्पा खाया, पहला गोलगप्पा खाया, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई? आपने वो इतनी मिली, मजा आ गया, जी से आ गए, स्वाद आ गए. और सर ने खिलाया और मुझे आ गए, पैसे भी नहीं लगे, बट मेरे तो लगे. तो जैसे ही हमने फर्स्ट आइटम लिया तो बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज मिली. फिर जैसे ही आपने सेकंड गोलगप्पा खाया, थोड़ा सा उससे कम मज़ा आया. जब तीसरा गोलगप्पा खाया और कम मज़ा आया, चौथा गोलगप्पा खाया और कम मज़ा आया, पांचवा खाया फिर मज़ा आया. अब आपने अब बस पेट भर गया, बहुत हो गया. और खाओगे? 5 बहुत है. पापड़ी रहेगी क्या? पापड़ी फ्री वाली है, वो जरूरी है. बड़े चालाक हो. तुम्हारा बस नहीं चला, अगले कहते पापड़ी पहले खिला दे भैया, फ्री वाली आइटम पहले दे हमारे को. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने नोटिस किया, इसको मैंने यूनिवर्सल लॉ कहा. यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, जो हर जगह अप्लाई होता है. कुछ एक्सेप्शंस केसेस इसके भी होते हैं, उस पर अभी नहीं सोचना है,
अभी सीधी बात सोचनी है जो 99% है। क्यों तुम्हारा दिमाग एक्सेप्शंस की ओर पहले जाता है? वो अभी नहीं सोचना, जब चैप्टर आएगा तब बता दूंगा सारा कि एक्सेप्शंस क्या है। ठीक है, तो आप घर पे चपाती खाते हैं, पहली चपाती खाई बड़ा टेस्ट आता है, फिर दूसरे से कम, तीसरे से कम, चौथे से कम, यूटिलिटीज कम होती जाती हैं। जब आप नई नई ड्रेस लाते हो तो उसको डाल के पहले तो मिरर ग्लास के आगे ऐसे कई बार देखते हो। जब नई नई, धीरे धीरे जैसे वो ड्रेस पुरानी होती है तो नॉर्मल हो जाता है, बाद में फिर हम लोग उसका पोछा बना लेते हैं। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि जो ड्रेस हम इतने शौक से डालते थे वो नीचे पोछा पड़ा है, वही है जो पहले इतने शौक से डालते थे। तो यूटिलिटीज धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, धीरे धीरे यूटिलिटीज कम होती हैं। तो इसलिए हमने इसको यूनिवर्सल लॉ कहा है। जैसे ही घर में नई नई बहू आती है सबको अच्छी लगती है, सास ससुर देवर पति भाभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं नई नई दुल्हन आई है? तो अब होता क्या है, धीरे धीरे फिर वो आवाजें आती हैं घर से, चप्पल लग रहा है, जूते लग रहे हैं, पड़ोसी के घर से आवाजें आ रही हैं। ठीक है, चप्पल आ रहा है, यूटिलिटीज क्या होती हैं? कम होती हैं। तो अब बस भाई ये चीज हर टॉपिक पे अप्लाई होगा कि यूटिलिटीज कम होती जाएंगी। कुछ एक्सेप्शंस है, अलग बात है। अब मुझे इस टॉपिक पे रिलेट करना है आपको। ये तो हो गया इस लॉ को समझने की बात। अब मुझे आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि डिमांड का नेगेटिव क्यों होता है, ये लॉजिक्स बताना है, वो केमिकल रिएक्शंस को बताना है। इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से पढ़िए। आपके घर पे कोई मैरिज वाला फंक्शन था, आप लोग ड्रेस लेने गए, तो जब हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है तो हमारी कोशिश रहती है कि हमारा अच्छा से अच्छा ड्रेस आए और हम सबसे अच्छे सुंदर दिखाई दे। मौका है, फिर दोबारा घर पे 5 7 10 साल बाद कोई मैरिज फंक्शन आएगा, फिर अलग बात होगी। तो आप लोग गए मार्केट में और कहा कि एक अच्छी सी ड्रेस दिखाइए। तो उन्हें बहुत सारी ड्रेस दिखाई, आप जो थोड़ी थोड़ी पसंद थी उसको अलग करते गए। फिर लास्ट में 10 ड्रेस आ गई, फिर 7 आ गई, फिर 8 आ गई। ठीक है, फिर 5 हो गई, 4 हो गई, ऐसे करते 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 लास्ट में फिर 3 आ गई। 3 पे आप फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि कौन सी ले, सारी अच्छी लग रही है। अब सेलर्स आपको क्या कहेगा? तीनों ही ले लो। क्यों? उसको तो सेल करनी है, जितनी ज़्यादा सेल होगी तभी प्रॉफिट आएगा। वो कहेगा 3 नहीं तो 2 ले लो। ठीक है, एक तो लेनी ही है। तो आपने सिलेक्ट किया क्वांटिटी डिमांडेड। आपने कहा ये ड्रेस लें तो प्राइस कितना है? उसने कहा जी 2000। आपने कहा भैया ठीक ठाक लगा लो। उसने कहा नहीं यही लगेगा, फिक्स रेट है, यही लगेगा। और नहीं कर सकते, हमने कर दिया ऑलरेडी, स्टैंडर्ड डिस्काउंट कर दिया। तो 2000 डिमांड क्या है? 1 यूनिट। डिमांड क्या है? 1 यूनिट। अब आगे की स्टोरी सुनना कि सेलर्स को मालूम है कि आपको तीनों ही ड्रेस बहुत अच्छी पसंद है। क्यों ना ट्राई किया जाए इस कस्टमर को बेचने का कि ये ले लेगा तो सेल होगी। ये वो सेलर सोच रहा है, जो बिजनेसमैन है वो ही सोच रहा है। वो आपसे कहेगा कि सेकंड ड्रेस भी ले लीजिए। ये क्या थी? फर्स्ट। सेकंड ड्रेस भी ले लीजिए। अब आपके मन में आएगा कि लें ना लें। फिर वो कहेगा हल्दी पे डाल लीजिए, हल्दी का फंक्शन भी होता है। फिर आपने कहा अच्छा हाँ ये ड्रेस तो येलो भी लग रही है, तो येलो ड्रेस तो हल्दी फंक्शन में सेट बैठती है। अब सेकंड ड्रेस आपको कम यूटिलिटीज दे रही है। आपका केमिकल रिएक्शंस क्या कह रहा है? कम सेटिस्फेक्शन है कंपैरिजन टू फर्स्ट। अब ये कम सेटिस्फेक्शन दे रही है, ये सिग्नल कहां से आ रहा है? दिमाग से आ रहा है, दिमाग के केमिकल से आ रहा है। ये किसने बनाया? ये भगवान ने बनाया। भगवान उल्टा भी बना सकता था कि सेकंड ले तो सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए।
वो उसमें कुछ एक्सेप्शंस रखे हुए हैं, 4-5 हैं, ज़्यादा नहीं है। 99% लाइफ में ऐसा ही है। अब इसमें इकोनॉमिक्स क्या करे? ये नेचुरल, ये जो केमिकल बैलेंसिंग बनाई भगवान ने बनाई कि डाउन जाएगा। हम किस पर स्टडी कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स पे स्टडी कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स ह्यूमन बींग्स पे स्टडी कर रही है, उसके बिहेवियर पे स्टडी कर रही है। अब जैसे उसने कहा कि सेकेंड ड्रेस ले लीजिए तो आपका क्या हो, यूटिलिटीज कम है, तो आपने कहा जी 1500 लगा लीजिए। आपने क्या कहा? अगले यूनिट्स की डिमांड आप तभी करेंगे जब प्राइस कम होगा, जब प्राइस कम होगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक्स क्या कहते हैं कि अगली यूनिट्स कम सेटिस्फाइड कर रही है, कम सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो हम सेम पैसा क्यों दें? हम कम पैसा देंगे तभी डिमांड करेंगे। ये इंटरनल लॉजिक है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। जो भगवान ने हमारे अंदर नेचर बनाया है, इकोनॉमिक्स को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारा नेचर भगवान एडजस्ट नहीं करेगा। इसलिए अब उसने कहा कि पहली ड्रेस आपने ले ली, आप बड़े फंक्शन में डालेंगे, दूसरी ड्रेस आपने हल्दी के लिए ले ली, और तीसरी ड्रेस आप जल्दी जल्दी के लिए ले लिए, कहीं भी डाल लेना। शॉपकीपर ने कहा कि थर्ड ड्रेस ले लीजिए, कहीं भी डाल लेना। आपने कहा 1000 की लगा लो, ले लेंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड ड्रेस और कम यूटिलिटीज दे रही है। तो हम तभी सक्सेसिव यूनिट लेने को तैयार होंगे जब प्राइस क्या होगा? कम होगा। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ड्यू टू by consumer behaviors, and behavior is operated by nature that is created by God. ठीक है? अब आई बात समझ में? ये बिहेवियर है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, उसकी बात अभी इग्नोर करनी है। अभी जो 99 या 98 या 95% जो सिनेरियो होता है लाइफ में, वो समझना है। ठीक है? तो ये उसका रीजंस था, पहला रीजन कि इस वजह से डिमांड करो नेगेटिव होता है, बिकॉज सक्सेसिव यूनिट्स गिव्स अस लेस यूटिलिटी, सो वी प्रेफर टू सक्सेसिव यूनिट्स when price lower price, so that's why demand curve is negative, downward, opposite reaction between price and demand. ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये था पहला कॉन्सेप्ट। अब आ जाइए सेकंड कॉन्सेप्ट, रियल इनकम इफेक्ट। परचेजिंग पावर इफेक्ट। परचेजिंग पावर इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट। जब भी बात होती है इनकम इफेक्ट की, तो दो इफेक्ट्स उसमें आते हैं, एक हमारा मॉनेटरी इनकम इफेक्ट और दूसरा रियल इनकम इफेक्ट। रियल इनकम इफेक्ट इज रिलेटेड टू परचेजिंग पावर। ठीक है? अब आपके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा मार्केट से एप्पल लेके आइए। आप बाजार में गए, आपने रेट पूछा, एप्पल का रेट कितना था? 100 रुपीज पर केजी। कितना था? ₹100 पर केजी। आप 1 केजी की डिमांड करेंगे तो आपका एक्सपेंस कितना होगा? 100 रुपीज। प्राइस 100, 1 केजी परचेज करेंगे, आपके पास जो पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दिया, आपके एक्सपेंस हो गए। प्राइस 50 रुपीज पर केजी हो गया। आप 2 केजी लाएंगे विद 100 रुपीज, आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई? बढ़ गई।
100 रुपीज सेम है, बट आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, आपकी रियल इनकम बढ़ गई ड्यू टू प्राइस। जैसे ही प्राइस कम होते हैं हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, रियल इनकम बढ़ जाती है, मॉनेटरी इनकम देखो सेम है। अगर प्राइस 200 रुपीज पर केजी हो गए तो आप हाफ केजी लेके आएंगे विद ₹100। अब आपकी मॉनेटरी इनकम तो सेम दिखाई दे रही है 100, बट योर रियल इनकम चेंज हो रही है। सो दैट्स वाई डिमांड्स कर्व डाउनवर्ड नेगेटिव। एज वेल एज प्राइस इंक्रीजेज then your real income decreases, so demand decreases. अब बोलना मेरे साथ, when price fall then real income increases, so demand increases. That's why demand curve downward. Real income increases, purchasing power increases. आप डिमांड ज्यादा कर सकते हैं या करेंगे, आपके सामने ही एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही प्राइसेस में चेंज आता है तो हमारी रियल इनकम इफेक्ट में चेंज आता है, रियल इनकम बढ़ती या घटती है, उससे डिमांड्स पे इफेक्ट होता है। सो दैट्स व्हाई डिमांड कर्व नेगेटिव, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट। आया समझ में रियल इनकम इफेक्ट? नहीं आया? किस किस को नहीं आया? ठीक है, दोबारा फिर बात करते हैं। तो कोई स्टूडेंट समझाना चाहेगा जिसको आ गया समझ में, तो बोलना चाहेगा? है कोई? बोलो, कौन बताना चाहेगा? हाँ जी, अब आप ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। यही एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपये रेट है, आप कितना लेते हैं? 1 केजी डिमांड करते हैं। अब एप्पल कितना हो गया, रेट कितना हो गया? 50 रुपीज हो गया। एप्पल का रेट कितना हो गया? 50 रुपीज। अब आप इससे कितना परचेज कर सकते हैं? 2 केजी परचेज कर सकते हैं। आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ गई, तो डिमांड करो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देखो नेगेटिव आ गया। अब आया समझ में? जिनको नहीं आया था उन्हीं से ही पूछ रहा हूँ। अब देखो, अब सोच लो, अगर मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ, अगर मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ 200 कर देता हूँ, तो आप हाफ केजी ही ले पाएंगे, आप हाफ केजी ही ले पाएंगे, तो आपकी डिमांड्स कम हो गई, परचेजिंग पावर कम हो गई। सो दैट्स वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव। आपके सामने ही बन रहा है, बोलो। अब सारी चीजें आपको कि स्पष्ट दिखाओ, फील करने वाला मैटर है। परचेजिंग पावर को फील करना है, रियल इनकम फील करने का मैटर है। मॉनेटरी इनकम तो सेम ही है आपकी, ये देखो मॉनेटरी इनकम सेम है, पैसा तो 100 रुपये ही था, फिर भी आपकी डिमांड्स अप डाउन हो गई। तो ये क्या है? रियल इनकम इफेक्ट, परचेजिंग पावर इफेक्ट। परचेजिंग पावर कैसे अप डाउन होती है? अभी मैं किसी बच्चे से पूछूं या किसी पूछूं, बेटा क्या हमारी लाइफ में अभी हमारे इकोनॉमी में प्राइस बढ़ते ही हैं, कम भी होते हैं क्या? कम होते हैं? बताओ कोई एग्जांपल की प्राइस कम भी होते हो। हाँ जी, प्याज, ऑनियंस अभी बढ़े हुए हैं। क्या भाव है ऑनियन? है
50 रुपये हैं, 200 तक भी जाते हैं, 10 रुपये भी आ जाता है। जब प्राइस कम होते हैं तो हम ज़्यादा प्याज ले सकते हैं, तो हमारी परचेजिंग पावर, डिमांड्स बढ़ जाएंगी। जब महंगे होते हैं तो हम कम कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मोटे तौर पर अगर हम बात देखें, हाँ जी, नहीं समझ में आया अभी भी? चलिए, अब किसको समझ में नहीं आया? अब किस में नहीं? मुस्कान और कोई? चलिए, देखो, क्वेश्चन यही था कि नेगेटिव रिलेशन क्यों होता है प्राइस और डिमांड में। हमने कहा जब हमारी रियल इनकम इन्फ्लुएंस होती है, अफेक्ट होती है, तो फिर नेगेटिव रिलेशंस आते हैं। रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर, कैपेसिटी। जैसे ही प्राइस कम होते हैं आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, बढ़ जाती। बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ एग्जाम्पल एक, कि मान लीजिए आप और आपकी सिस्टर दोनों ही +2 में थे, दोनों को ही सीए करना था, दोनों को ही सीए फाउंडेशन ज्वाइन करना था, दोनों ही पारस में आना था। आप आए, हमने कहा 42,000 फीस। आपने कहा कि सर तो महंगी है बहुत ही। फिर आपने घर में बात कर रहे थे कि चलो मैं अकेली पढ़ लेती हूँ, मुस्कान ही पढ़ लेती हूँ, अपनी सिस्टर को ही बता दूंगी सारा, उसकी ट्यूशन क्यों रखवाएं, अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। तो फिर हमने क्या कहा कि कुछ टाइम, 2-4 दिन, हफ्ता बीता, अपने मुस्कान एक ऑफर आया है, पारस इंस्टीट्यूट ने ना एक ऑफर निकाला है। ये एज्यूम कर रहे हैं, रियल मत समझ लेना, लेट एज्यूम कर रहे हैं कि आपको 50% ऑफ किया जाता है। अभी आपने भी एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो सोच रहे थे भी ले ना लें, 1 लें 2 लें, उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इनको सूचना मिली या मैसेज मिला कि पारस से 50% ऑफ कर रहा है। अब फीस कितनी हो गई आपकी? 21,000 रुपये। आपने कहा अब ठीक है, आपकी फैमिली की परचेजिंग पावर बढ़ गई, अब आपकी फैमिली 2 ट्यूशन अफोर्ड कर सकती है। डिमांड 2 हो गई। अब प्राइस जैसे ही कम हुआ, 21,000 पे डिमांड कितने यूनिट्स की आपने? 2 कोर्स की डिमांड की। नेगेटिव रिलेशन। आप तो वही थे, आपके पास वही 42,000 रुपये घर पे रखे हुए थे। जैसे ही प्राइस कम हुआ, हमारे इकोनॉमी में 2 डिमांड्स आई, 2। नहीं तो आपकी सिस्टर बेचारी घर ही बैठी रहती, और तुमसे वो कैसा पढ़ती वो मुझे पता है। हाँ जी, शाबाश। सर, प्राइस कम हो रही है, हम लोग सिर्फ 1-2 क्वांटिटीज प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर पूरी इकोनॉमी के अंदर? जैसा आप समझना चाहें। अगर आप एक प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहो तो वो हम कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप क्या मार्केट में आ जाओ, मार्केट में 50 आइटम है, उन सब का एवरेज प्राइस 10% कम हो गया, तो नेचुरली है 5 से 10-20% डिमांड्स बढ़ जाएंगी मार्केट में। पर इनकम भी तो फिर लोगों की कम होगी, प्राइस कम हुआ है तो। इनकम तो सेम है, मॉनेटरी इनकम सेम है, जो लोगों की इनकम होती है वही है। आपने रियल इनकम को फील करना है थ्रू प्राइस, कि जैसे ही प्राइस कम होते हैं तो हमारी परचेज करने की शक्ति बढ़ जाती है, हम ज्यादा डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस बढ़ जाएंगे तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो आपको डिमांड्स मजबूरन कम करनी पड़ेंगी। तो रियल इनकम को कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो प्राइस के बैकएंड पे हम फील कर रहे हैं, या डिमांड्स कम ज्यादा कर रहे हैं। ये है रियल इनकम, ये है परचेजिंग पावर। बस इतना है। ठीक है सर, फिर प्राइस चेंज हुआ है, हाँ तो जी, अगर प्राइस कम हो गया तो लोगों की इनकम कम नहीं हो जाएगी? इनकम तो अलग चीज है। प्रोड्यूसर सुनो मेरी बात। अब मैं मेरा ट्यूशन, मेरी जो यहाँ की एज ए पढ़ाने की इनकम है, मेरे प्रॉफिट्स हैं, मेरी अपनी इनकम है। मार्केट में प्राइस किसी का कम हो रहा है, किसी का बढ़ रहा है, तो मेरी इनकम के अपने जरिए हैं। मेरा कोचिंग इनकम है, मेरा रेंटल इनकम है, मेरा शेयर मार्केट का इनकम है। उससे आप सभी चीज़ों को मिक्स मत करिए। इकोनॉमिक्स में यही बात है, जो बात हो रही है उसी पे रहिए, सारा कोई इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, वो इनकम कमाना अलग चीज है।
मैं कहीं से भी कमा के लाऊं, जब मार्केट बिहेवियर्स में जाऊंगा मैं देखूंगा रेट्स कम हो गए तो मेरे उतने ही पैसे की ताकत बढ़ गई, वो ज्यादा आइटम लेके आएगा। मेरे पास जो पैसा था, अब आपने एक, सुनो अब ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल और देता हूं। आपने 1000 रुपीज क्लोथिंग पे खर्च करना था, आपके पास 1000 रुपए हैं। सुनना मुस्कान, इधर 1000 रुपए है, आपने दिया, एक शर्ट, टी शर्ट, टॉप कुछ ले लिया, ठीक है। अगले दिन पता लगा कि ऑफर आ गया बाय 1 गेट 1 का। आप तो 1000 का ले आए, जब मैं गया तो ऑफर मिला बाय 1 गेट 1, तो मैं उसी 1000 रुपए के नोट से 2 शर्ट या 2 टी शर्ट या 2 टॉप लेके आया, तो मेरी रियल इनकम बढ़ गई। बोलो, बढ़ी ना आपसे? ठीक है। उसके बाद ये चले गई, क्या नाम है आपका? अनीशा। अनीशा चली गई, तो क्या था, बाय 1 गेट 2। अब इसको 1000 में कितनी मिली? 3। उसी 1000 में इसको 3 शर्ट्स या टॉप मिले, ठीक है। उसके बाद ये चले गए, आपका क्या नाम है? परम। परम चले गए, और जैसे ही उन्होंने कहा कि बाय 1 गेट 3, तो इसको ऐसे अनुभव हुआ जैसे परमवीर चक्र मिल गया हो। तो वो शर्ट जो 1000 रुपीज का था, 1000 रुपीज में 4 मिल गई, डिमांड्स बढ़ गई ना, हमारी इकोनॉमी देखिए, 4 आइटम बिकी, तो रियल इनकम बढ़ गई। हम 1000 रुपए में 4 आइटम लेके आए, ठीक है। अब आया सुन में? नहीं आया, आएगा भी नहीं, कोई बात नहीं। आज आप सोचिएगा, सभी में से एक ही बंदा रहा, और हो सकता है कि घर बैठे आराम से बात क्लियर हो जाए। बताओ इनको क्या प्रॉब्लम है? ये उस इनकम के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि वो रियल इनकम को फील करना है, परचेजिंग पावर को फील करना है, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कोई 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स का नाम बताओ, कोई 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स का नाम बताओ, कोई नया सा नाम बताओ, बढ़िया सा। बोलो। काजू कतली, टैं टैं टैं, काजू कतली पहली बार लिखा है मैंने। और दूसरा कौन सा होता है? बादाम कतली, दोनों ही कतली। बड़ा कतली है तू तो। इसका रेट, काजू कतली का रेट कितना है? 500 रुपए किलो। इसका क्या है? 800 रुपए किलो, केजी। हमें काजू कतली ना मिले तो हम बादाम कतली खा लेते हैं। बादाम, अरे तुम गरीब लोग हो, तुम कुछ नहीं खाते, लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं। तुम लोग तो स्वीट्स की शॉप जो हो तो ऐसे फास्ट चले जाते हो, भाई मैं देखूं भी ना, इतना महंगा तुम कहाँ अफोर्ड कर सकते हो? स्टूडेंट्स कहीं के, स्टूडेंट्स तो गरीब लोग होते हैं, दे आर डिपेंडेंट्स ऑन योर पेरेंट्स, ठीक है। तो जैसे ही, अब देखो काजू कतली 500 रुपए किलो है, बादाम कतली 800 रुपए किलो है। अब काजू कतली का क्या हुआ कि प्राइस कम हो गया, 250 रुपए प्राइस कर दिया, 250 प्राइस कर दिया। तो आप जैसे गरीब जो लोग हैं, आप जैसे जो स्टूडेंट्स लोग हैं, उन्होंने देखा अच्छा 250 रुपए किलो हो गया, तो ये लोग क्या करने लगे, एंटर करने लगे, यहाँ आना शुरू हो गया, यहाँ आना शुरू हो गया, डिमांड्स यहाँ बढ़नी शुरू हो गई। अब जो लोग इस टाइप से कंपैरिजन करते थे, काजू कतली लें या बादाम कतली लें, तो जैसे ही काजू कतली ने रेट कम किया तो वो लोग क्या हुए, आने शुरू हुए, एंटर करना शुरू किया।
तो देखो प्राइस फॉल होना शुरू हुआ तो डिमांड्स बढ़नी शुरू हुई कि बादाम कतली वाले लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए। इसलिए इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हाँ जी, लो सेम लगा लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब ठीक है? वो मुझे पता था ये बोलेगा, इसलिए मैंने फिर कर दिया। हो सकता है ऐसा। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप ना अभी इकोनॉमिक्स को बड़े बिगिनिंग लेवल पर पढ़ रहे हो। मैं बताता हूं आपको कि मान लीजिए मैं तो बादाम कतली खाता हूं, 800 रुपये किलो है, ठीक है, और काजू कतली 500 रुपये किलो है, ठीक है। अब मुझे ना किसी को गिफ्ट करना था और कुछ अपने लिए भी लेना था, तो मैंने क्या किया, अपना 50% कंजप्शन बादाम कतली पे डाल दिया, क्योंकि बहुत सस्ता मिलना शुरू हो गया। जरूरी नहीं कि मैं सारा ही छोड़ के आऊंगा, हो सकता है मेरा 50% कंजप्शन छोड़ दूं, और मुझे गिफ्ट देने थे तो मैं उसके लिए भी आ गया कि मैं अपने स्टाफ को दे दूं, रिलेटिव्स को दे दूं। नाम तो 500 रुपये किलो होगा, मिली 250 रुपये किलो, फायदा होगा कि नाम तो मेरा क्या होगा कि काजू कतली दी है इतनी महंगी, पैसे कम लगे। तो ऐसे रेशो भी हो जाता है, पूरा नहीं छोड़ते हैं। तो कम ज्यादा प्राइस भी होगा तो गलत नहीं है, ठीक है। तो हमने मोटे तौर पे यही समझना है, जैसे ही प्राइस कम होते हैं तो सब्स्टिट्यूट कंज्यूमर्स, उसके सब्स्टिट्यूट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम प्राइस बढ़ाते हैं तो हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमारे सब्स्टिट्यूट्स की ओर जाने शुरू हो जाएंगे। तो क्या रिलेशन आएगा? नेगेटिव। हमारी गुड्स के साथ, काजू कतली के साथ क्या रिलेशन आएगा? नेगेटिव। कस्टमर कहां से आएगा? सब्स्टिट्यूट से आएगा। कहां जाएगा? सब्स्टिट्यूट्स की ओर जाएगा। सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो होते ही हैं हमारे लाइफ में, इसलिए डिमांड करो क्या होता है? नेगेटिव होता है। किसका? काजू कतली का। और जबकि काजू कतली और बादाम दोनों का इकट्ठा बनाएंगे, जब हम सब्स्टिट्यूट को समझेंगे तो रिलेशन क्या आएंगे? पॉजिटिव। एक का प्राइस, दूसरे का डिमांड, वो अलग चीज है। यहां पर हमें आपको ये बताना है कि सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी है, इस वजह से, इस कारण से डिमांड करो नेगेटिव होता है, क्योंकि कस्टमर सब्स्टिट्यूट्स की ओर भाग जाता है या आ जाता है। ये मतलब है। क्लियर? 3 पॉइंट। तो पहला पॉइंट कौन सा पढ़ा हमने? फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? सेकंड पॉइंट कौन सा था? थर्ड पॉइंट कौन सा था? ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आ जाइए, न्यू कंज्यूमर्स। न्यू कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल लेते हैं देसी घी का। एग्जाम्पल लेते हैं देसी घी का। देसी घी का प्राइस क्या रेट होता है मालूम है? 700, 1000, ठीक है, 1000 पर केजी। एग्जाम्पल ले लिया। वो तो बहुत सारी वैरायटी है, 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 2000 तक चलता है। तो हमने एक नॉर्मल ले लिया घी, देसी घी। इसकी भी वैरायटी बहुत सारी रहती है। चलिए, हमारे देश में 80 करोड़ लोग हैं जिन्होंने देसी घी नहीं खाया, बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो देसी घी नहीं खरीदते, गरीब लोग हैं। इस 80 करोड़ में तो 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होता कि आज शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो बीपीएल कैटेगरी होती है, इस 80 में से है। वो 80 में से 40 को रोटी की होती है, चल रोटी तो मिल जाएगी। 40 को तो रोटी का भी पता नहीं है कि होगी, चांस मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है। अब देसी घी का रेट सस्ता हो रहा है 80 पर केजी, 800 पर केजी, 600, 500, 400। बताओ क्या होगा? यहां से लोग आने शुरू हो जाएंगे भाई। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, डिमांड्स नहीं बढ़ेंगी। सो डिमांड कर्व इज नेगेटिव।
सब्स्टिट्यूट और इसमें यही फर्क है, वो सब्स्टिट्यूट वाला कस्टमर आएगा, ये क्या आएगा, नया आएगा, जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था उस चीज को। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जैसे जैसे प्राइस कम हुआ तो कितना ही कंज्यूमर्स आ गया कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, इन्वर्टर पे, कार्स पे, डिमांड्स का नेगेटिव बनता है। जैसे ही प्राइस फॉल होते हैं, नए कस्टमर्स आते हैं, डिमांड्स बढ़ती हैं। प्राइस बढ़ते हैं तो पुराने कस्टमर भी छोड़कर भाग जाएंगे, डिमांड्स कम होती है। सो दैट्स व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव, डाउनवर्ड। ये रीजंस हैं व्हाई, क्यों, ये रीजंस हैं। फिफ्थ पॉइंट आ जाइए। फिफ्थ पॉइंट, different uses, different uses, alternative demands, alternative demands। हमें ये पता होता है कि कुछ यूज, some uses are more important, some uses are less important। ये बात ठीक है भाई। कुछ यूजेस, कोई भी कम्युनिटी है उसके यूजेस मोर इंपॉर्टेंट है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट यूजेस अल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बोतल बनाते हैं जिस पर लिखते हैं मिल्क बॉटल में आता है, मान लो थैली में भी आता है मिल्क के बहुत सारे यूज हैं। मिल्क हम इन्फेंट बच्चे को पिलाते हैं, ड्रिंकिंग खुद पीते हैं, चाय बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, शेक बनाते हैं, ठीक है, और कॉफ़ी बनाते हैं, डव साबुन में डालते हैं। डव में लिखा आता ना कि ये दूध से बना है। बोलो, कभी भी घर पे दूध ना हो तो डव साबुन उठाओ, थोड़ा सा तोड़ो, चाय में मिला दो, चाय तैयार हो जाएगी। दूध की जगह डव साबुन डाल सकते हो, ठीक है। बस ज्ञान भरा पड़ा है, ये मत कहना कि बताया नहीं, ज्ञान भरा पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे अल्टरनेट्स हमारे को मिल्क के मिल जाएंगे, ठीक है। हम लोग केक बना सकते हैं, पेस्ट्री बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, ठीक है, आइसक्रीम बना सकते हैं। बड़ी याद आ रही है आइसक्रीम की, आइसक्रीम, ठीक है। अब इसमें से सम यूजेस आर मोर इंपॉर्टेंट, सम यूजेस आर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, प्राइस अगर महंगा होता जाएगा, प्राइस अगर महंगा होता जाएगा तो बोलो क्या करोगे, इसमें कट लगने शुरू हो जाएंगे, काटा 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 काटा, बोलो लेस इंपॉर्टेंट को भगा देंगे। डिमांड क्या हो गई, कम। प्राइस क्या हो गई, ज्यादा। डिमांड क्या हो गई, कम। अब प्राइस सस्ते हो गए, प्राइस फॉल हो गए, प्राइस फॉल हो गए। ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, ये आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे, आवन दे आवन दे, घर पे मिल्क आने दे, सब पे। अच्छा एक और रह गया, खीर। सुरेंद्र सर की फेवरेट है खीर, ठीक है। सन्नी देओल का डायलॉग है ना, क्या डायलॉग है सन्नी देओल का खीर के ऊपर? पाकिस्तान वालों को क्या डायलॉग है, क्या मांगोगे? दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, है ना। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे हम कट लगाते जाएंगे, कट 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 कट, डिमांड्स कम।
प्राइस कम होंगे, हम लेस इंपॉर्टेंट चीजों में भी यूज करते जाएंगे. सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ड्यू टू अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव डिमांड्स, ड्यू टू डिफरेंट यूजेस. अभी देखो हमारे इस कमरे में इलेक्ट्रिसिटी के 10 से 15 यूजेस हैं. आज इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा पर यूनिट है हमारे को 10 रुपए यूनिट पड़ता है. अगर यही 10 से 20, 15, 20 होता जाएगा तो हम यहां पे इलेक्ट्रिसिटी को कट लगाते जाएंगे. हो सकता है, ठीक. और अब वाई डज डिमांड को स्लोप डाउनवर्ड, पहला पॉइंट कौन सा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन. ये किसकी वजह से नेगेटिव हुआ? भगवान की वजह से हुआ, नेचर की वजह से हुआ, जिसने हमारे दिमाग में ये डाला कि यूटिलिटीज कम होंगी. नंबर एक, ये अलग पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है. अब अगले जो चारों पॉइंट आएंगे उस चार में भी सेकंड पॉइंट अलग है, रियल इनकम. फिर 3 पॉइंट अलग हैं. अगले 3 पॉइंट में कौन सा था? सब्स्टिट्यूट, नए कंज्यूमर, डिफरेंट यूनिट. ये सारे एक जैसे ही है, एक कैटेगरी के ही. इनमें ही कस्टमर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है. वो नया आ रहा है, वो डिफरेंट यूजेस के कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, सब्स्टिट्यूट्स में आ रहा है, जा रहा है. चीज एक कैटेगरी ही है. पहला पॉइंट सबसे यूनिक था जिससे इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ, सोशल साइंस, केमिकल. पता लगा कि केमिकल, कौन से केमिकल्स को स्टडी करना है. जो दिमाग के केमिकल्स हैं इनको स्टडी कर रहे हैं. केमिस्ट्री वाले दूसरे केमिकल को स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स वाले दूसरी चीजों को स्टडी कर रहे हैं. हमारे अंदर वो केमिकल है जो हर एक का अलग है. इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं तो सबका अलग है. 700 करोड़ वर्ल्ड में है तो सबका अलग है. इसलिए टफ है समझना. ठीक है, गॉट द पॉइंट. तो एक अभी डायग्राम बना रहे हैं, बनाइए जरा. कर रहे हैं. एक बार इतना बना लो फिर समझाता हूं तुम्हारे को. ये बना लो एक बारी. देखो एक ही क्वेश्चन पे 1 घंटा लग गया है. ये काम आएगा आगे बहुत. आगे ये इन्वेस्टमेंट है, अगले चैप्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी. बना लिया इतना? बनाओ फटाफट.
बना लिया, चलिए। अब देखो प्राइस इफेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे, एक क्वेश्चन भी आया था शायद एमसीक्यू हमने करा था, प्राइस इफेक्ट, प्राइस की वजह से जो ऑल ओवर डिमांड्स बढ़ती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट, कि प्राइस की वजह से हुआ। ठीक है, प्राइस जैसे ही कम हुए या बढ़े, ऑल ओवर डिमांड में कितना चेंज आया, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइस इफेक्ट। आपको बता सकते हो कि इस डायग्राम में प्राइस कम होते ही ऑल ओवर डिमांड कितनी बढ़ी, ऑल ओवर कितनी डिमांड बढ़ी, पहले डिमांड कितनी थी 50, बढ़कर कितनी हो गई 250, तो प्राइस इफेक्ट कितना हो गया भाई, 200 यूनिट्स बढ़ गई भाई डिमांड। ठीक है, अब जो येलो लाइन है, जो येलो एरिया है, ये है इनकम इफेक्ट। ये क्या है, इनकम इफेक्ट। जैसे ही प्राइस कम हुआ, कुछ लोग इसको ले रहे थे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। मुस्कान सुनना ध्यान से, उन्होंने 50 यूनिट ज्यादा ले लिए। जैसे ही प्राइस कम हुए, वो 50 यूनिट ही अफोर्ड कर पाते थे वो लोग, वहां तक ये डिमांड हो रही थी, तो वो ज्यादा खरीद पाए। 50 से कहां तक चली गई, 100 तक चली गई, डिमांड बढ़ गई। तो 50 यूनिट्स क्या कहलाएगा, इनकम इफेक्ट, यानी कि रियल इनकम इफेक्ट। रियल इनकम इफेक्ट की वजह से कितनी डिमांड बढ़ी, 50। कितनी बढ़ी, 50। अब ग्रीन एरिया में आते हैं। ग्रीन एरिया में 100 से जो 50 पे गए, 150 पे गए, तो इस कॉमोडिटी का कोई भी जो कॉमोडिटी थी, ये सब्स्टिट्यूट आ गए। 50 लोग क्या आ गए, सब्स्टिट्यूट आ गए। 50 लोग नए कस्टमर आ गए। 50 लोग अल्टरनेट वाले आ गए, जो कम ज्यादा यूज कर रहे थे, वो कम लेस इंपॉर्टेंट चीजें यूज करने आ गए। तो इन सबको मैंने एक कैटेगरी बनाई, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट हुए, कोई कस्टमर में सब्स्टिट्यूट हुआ, कोई नए कस्टमर में सब्स्टिट्यूट हुआ, कोई लेस या इंपॉर्टेंट यूज की वजह से सब्स्टिट्यूट हुआ, तो 150 यूनिट्स ये बढ़ गए। तो 200 इक्वल टू 200। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि प्राइस इफेक्ट इक्वल टू रियल इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैंने यहां पर रियल वर्ड यूज किया है। बहुत बार आप देखेंगे बुक्स में या कहीं भी या एग्जाम में रियल वर्ड यूज ना भी करें तो कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है। अब आया समझ में? पहला पॉइंट यूज नहीं किया मैंने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, वो बेस है, यहां माइंड का बेस है। ऑल ओवर वो है ही सारा, वो हर जगह है, यूनिवर्सल है। तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा, आगे चल के भी काम आएगा, टॉपिक्स में आएगा। प्राइस इफेक्ट इक्वल टू रियल इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को खोलना चाहोगे तो 3 पॉइंट्स थे उसके अंदर, सब्स्टिट्यूट्स वाला, नए कस्टमर वाला और डिफरेंट यूज वाला। वो एक तरह का सब्स्टिट्यूशन ही होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था, वाई डज डिमांड को डिमांड डाउनवर्ड पढ़ा था। 5 पॉइंट का रट्टा था, 5 पॉइंट का। अब देखो 1 घंटे में क्या फर्क आया कॉन्सेप्ट्स में, बोलो, है फर्क? नहीं है, बहुत फर्क है। सोच के देख लीजिएगा, पहले अपनी +1 वाली कॉपी निकाल लीजिएगा। अभी हाँ पढ़े नहीं तो क्या निकालेंगे। तो अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, इसको हम पढ़ेंगे। आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने दिए थे? कितने दिए थे? सभी दे दिए थे, ठीक है।
20 तक डाउट्स हो गए थे? चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओपन करें, इसके हम डाउट्स लेते हैं। हाँ जी, ओके। सभी घर से MCQs पढ़ के आए हैं? ठीक है। 21 में कोई डिमांड, कोई 21 में कोई प्रॉब्लम? सॉरी, हाँ जी, ओके। 21 20, चलो 20 भी बता देते हैं। इन डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड, अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिमांड शेड्यूल में हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं। प्राइजेज 10, 8, 6, 4, तो डिमांड बढ़ती हैं 50, 100, 150, 200। डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड दोनों में अपोजिट रिलेशन रहता है ना, तो क्या आएगा? वेरीज इनवर्सली विद प्राइस। प्राइस कम हो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। तो बहुत सिंपल था, बहुत बार बताया है, ठीक है, यही होगा। चलिए, अच्छा 20 से पहले कोई और क्वेश्चन? कौन सा? 10th, चलो एक बार देख लेते हैं 10th क्वेश्चन भी कोई है तो डाउट्स में। मार्केट डिमांड कर्व ऑफ ए कमोडिटी, मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी, द डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन तो गलत ही हो गया, इंडिविजुअल को एक्सप्रेस नहीं करते हम, तो क्या करते हैं? सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टुगेदर ऑफ डिमांड कर्व्स, जैसे प्राइस 5 है, ए कस्टमर की डिमांड 10 है, बी की 20 है, सी की 30 है, तो हम टोटल मार्केट डिमांड क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 60। तो ऑब्टेन बाय एडिंग टुगेदर द डिमांड कर्व ऑफ ऑल इंडिविजुअल मार्केट। यहाँ उसने डिमांड कर्व वर्ड यूज कर लिया, डिमांड शेड्यूल कर लेता है या खाली डिमांड कर लेता है, एक ही बात है, चल जाएगा। तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा। नॉन एक्सिस्टेंट कोई मतलब नहीं, बी आंसर ठीक है। आपको मैं बता दूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 100% कई बार सेंस नहीं होती, यानी कि डाटा नहीं होता है, 100% स्टेटमेंट नहीं होती, तो 80-90 तक भी हमारा काम चल जाता है, समझ जाते हैं। चलिए 14 बताते हैं। अब देखो 14 क्वेश्चन को समझाने का सबसे आसान तरीका है, लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या करते हैं? प्राइस इंक्रीजेज डिमांड, प्राइस डिक्रीजेज डिमांड, बट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इस अदर थिंग्स में क्या क्या आता है? अदर थिंग्स में क्या क्या आता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड, इनकम, टेस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉपुलेशन, सीजन, क्लाइमेट, कॉम्पोजिशन और बहुत सी चीजें आती हैं। अब इसमें लिखा ऑल बट वन ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट एज्यूम द सेम। सब में से किसको हम सेम नहीं रखते जब हम एक डिमांड कर्व बनाते हैं? तो ये क्या हो गया? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व से पहले क्या बनता है? शेड्यूल। ये सभी इस लॉ ऑफ डिमांड पर बेस्ड होते हैं, इस पर बेस्ड होते हैं। तो इस सिचुएशन में हम सभी को सेम रखते हैं। किसको सेम नहीं रखते? आपके सामने ही दिखाई दे रहा है, प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, इसको तो सेम नहीं रखते। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्राइस। उसने यही पूछा है किसको सेम नहीं रखते, हम कहेंगे जी प्राइस को सेम नहीं रखते, बाकी सभी चीजें क्या होती हैं? सेम। इसलिए आंसर सी आएगा। अब बताइए कुछ दिक्कत? ओके, चलिए नेक्स्ट 20 तक कोई डाउट? हाँ जी 18 किसका है डाउट? हाँ मैंने बोल रखा है, हाथ खड़ा किया करो। द लॉ ऑफ डिमांड एज्यूम द फ्लोइंग इज कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड में हम किसको कांस्टेंट रखते हैं? अभी हमने रिवाइज किया था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, ये सभी बातें हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। जो हमने अदर फैक्टर्स पढ़े थे उसी के अंदर के ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए और बताइए कोई? 21 हो गया था हमारा। 22 में डाउट्स है? पढ़ो भाई सभी, अटैक करो। 22 पढ़ते हैं।
When one of the following is true in case of normal goods, सभी को पता है नॉर्मल गुड्स के केस में रिलेशन क्या रहता है, नेगेटिव. प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड. पहला ही आंसर हो जाएगा. आगे वाले ऑप्शन पढ़ के देखो, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आसान सा है, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है. अब इस बच्चे की गलती पता है क्या हुई है, इसने 22वें क्वेश्चन का आंसर ही कोई और देख रखा है. जैसे इसमें ए था, इसने किसी और का देख लिया, उसमें आया सी या डी. अरे ये क्या हो गया, अब इसको पता लगा मैंने आंसर ही गलत देखा है. ये भी मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक बोलते हैं इसको, कि हमने ठीक किया, पीछे से आंसर कोई और देख लिया. ABCD तो है ही. ऐसी मिस्टेक्स भी होती हैं, तो वेरीफाई किया करो. जब क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए तो 2 बार वेरीफाई करो कि क्या बात होगी, गलत क्यों आ रहा है मेरा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23. इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड आ जाए, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसमें रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव. एग्जाम्पल क्या होते हैं, कार और पेट्रोल. व्हेन प्राइस राइज हुआ तो दूसरी कॉमोडिटी के साथ क्या होगा, डिमांड क्या होगा, फॉल. अब फॉल में क्या होता है, जब डिमांड फॉल होती है तो हमारे डिमांड का डाउनवर्ड शिफ्ट होते हैं. तो इसमें देख लो, अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द राइज प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड का. सी आंसर मिल गया. प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, कम होगी. कम होगी वो क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट. मैंने आपको बताया था, डिक्रीज इज ऑलवेज लेफ्ट साइड, डाउनवर्ड साइड, इंक्रीज इज अपवर्ड साइड, वो बताया हुआ है आपको सारा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24. टोटल डिमांड क्वांटिटी प्राइस फॉलन ड्यू टू, आज बताया था ना प्राइस इफेक्ट, आज सारा ही बताया है. जो आपको मैंने ये डायग्राम बना के दिखाया इसी क्वेश्चन से रिलेटेड. देखो प्राइस इफेक्ट क्या है, 250 से 250. ठीक है, जैसे ही प्राइस हो गया और टोटल डिमांड बढ़ गई तो वो क्या है, प्राइस इफेक्ट. ठीक है, परचेजिंग पावर वाला दिखाते तो क्या होता, इनकम इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन वाला दिखाते तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट. यही क्वेश्चन था सारा. क्वेश्चन नंबर 25. पढ़ो क्वेश्चन कौन सा है, फिर सभी पढ़ो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 25. द इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज डैश एज ए डिजायर, नीड, चॉइस, प्रेफरेंस और ऑर्डर. क्या ये इकोनॉमिक्स की सेंस में सेम होते हैं, नहीं. पहले लेक्चर में ही बताया था, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं. आम भाषा में इसको सेम कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स की सेंस में क्या है, डिफरेंस है. डिज़ायर, डिमांड, नीड, प्रेफरेंस अलग अलग है. आम भाषा में तो हम सबको डिमांड ही कह देते हैं कि मेरी लेने की इच्छा है तो मैं डिमांड कर रहा हूँ. ऐसे थोड़ा ना होता है. इकोनॉमिक्स में तो डिमांड को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है. इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका, बी. अब समझ में आया. अब जो मेरा पहला लेक्चर था उसी के अंदर ये बात थी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29. ओके बोलते जाओ. 27 किसका है, 27 किस किस की डिमांड है, 27. सेट्रिस पेरिबस क्या होता है, सेट्रिस पेरिबस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. A change in price of commodity cause quantity purchase complements to move. Complementary goods का रिएक्शन क्या रहता है, अपोजिट. एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, कम. जैसे कार और पेट्रोल. प्राइस, कार का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी. तो आंसर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन. जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हो तो आंसर क्या मिलते हैं, इनवर्स रिलेशन, अपोजिट. सब्स्टिट्यूट्स की बात होती है तो क्या मिलते हैं, डायरेक्ट, सेम डायरेक्शन. 27 वही चीज है, कोई नई बात नहीं आई. ओके भाई. 28 ओके. 29,
29 डिमांड फॉर ए कॉम्पिटिटिव रेफर्स, ये हमारे स्टडी मटेरियल का पहला क्वेश्चन है कि डिमांड क्या होता है। डिजायर से डिमांड नहीं बनता, नीड से भी डिमांड नहीं बनता। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एज ए सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इन सभी में से ये स्टेटमेंट ठीक है जो डिमांड से कंसर्न है। वास्तव में डिमांड का मीनिंग पूछे तो ये भी गलत है, पर मजबूरी, चारों में से ये कुछ ठीक है, चलो क्या करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 करवा चुका हूं, आप नोटिस करें, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन क्या होता है? नेगेटिव। प्राइस राइज होगा, प्राइस राइज होगा तो डिमांड कर्व क्या आएगा? डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट। ये क्वेश्चन दोबारा आया है, अभी कराया था पहले, पहला ऑप्शन ठीक है। अभी तो कराया था, पीछे आया है क्वेश्चन ऐसा, हल्की फुल्की वर्डिंग चेंज होगी। अब देखो, जो अभी डाउट्स लिया फिर डाउट्स, सिमिलर क्वेश्चन में भी डाउट आ रहा है, तो इसका मतलब देयर इज ए ह्यूज नीड ऑफ प्रैक्टिस इन केस ऑफ एमसीक्यूज। हाँ जी, 31 में कोई डाउट? 32 ओके। 33 पढ़ते हैं, इनका डाउट है। हेलो, अदर थिंग्स। हाँ, 30 में डिमांड कर मूव डाउनवर्ड भी तो है, लेफ्ट के साथ में ऑप्शन में डाउनवर्ड भी तो है 30 क्वेश्चन में, ऑप्शन में। हाँ, डिमांड को मूव्स डाउनवर्ड। देखो, मूव्स यानी कि मूवमेंट्स की बात आएगी, मूवमेंट्स में यहाँ पर यहाँ एरो आएगा, तो ये सारा रिलेशन प्राइस की वजह से होता है। वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हो रही है, तो अदर फैक्टर वाला एरिया लेना है। वो स्ट्रक्चर याद करवाया था ना, उससे आप समझ में आया। इसलिए ये शिफ्टिंग लेना पड़ेगा, डाउनवर्ड शिफ्ट, हमारी इस शिफ्ट वर्ड की इंपॉर्टेंस है। मूव वाला नहीं लेना है, शिफ्ट वाला लेना है, क्योंकि अदर फैक्टर्स की बात हो रही है। अब मैंने कहा था ना कि उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस के डाउट आएंगे। अब देखो आपके सामने स्ट्रक्चर्स तो आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया, मैंने भी करा दिया, फिर भी डाउट आ रहा है। देखो, इसका मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट आना अलग बात है, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए थे? 30, 34, अच्छा 33 बताना है। Other things being equal, a fall in price of complementary goods, it will cause the dash of the rise. तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हो रही है, प्राइस फॉल हो गया तो डिमांड क्या हो जाएंगी? राइज। तो ये सी आंसर हो जाएगा। अपने को पता ही है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या होता है? अपोजिट। ये प्राइस फॉल कह रहा है और डिमांड क्या कह रहा है? राइज। प्राइस कम हो, डिमांड राइज हो, तो अपोजिट रिलेशन। वो किन केस में होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। तो किसका? डिमांड का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ओके 34, व्हेन इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इनवर्स रिलेशन? हाँ, मुझे पता था यही डाउट आएगा, इनडायरेक्ट नहीं हो सकता, इनवर्स कहना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जो डिराइव्ड केसेस आते हैं वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे वाले केस में हमने जो यूज़ किए हैं वर्ड प्राइस और डिमांड में, इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, ये यूज़ किए हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट के कुछ और सेंस भी बनते हैं, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 35, ओहो, इतने लोगों की, और अभी मैं पढ़ूंगा, आप अपने माथा फोड़ेंगे। वैसे ही डाउट लिया, कैसे माथा फोड़ोगे? करके देखा ना, ऐसे। अभी पढ़ते हैं। अब इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम, क्या वर्ड लिखा हुआ है? फ्रॉम। अच्छा ये बताओ, इंक्रीज इन डिमांड किससे रिलेटेड है? मूवमेंट से या शिफ्टिंग से? सभी को क्लियर है किससे है? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में क्या होता है? अदर फैक्टर्स। क्या होते हैं? अब आप किस किस ने सोचा था पहला आंसर?
बस आप तो पहली बॉल पे ही बोल्ड हो गए, आउट हो गए। जैसे ही उसने इंक्रीज वर्ड यूज किया तो हम लोग प्राइस की तो बात कर ही नहीं सकते, हम किसके इफेक्ट चेक करेंगे? अदर फैक्टर्स के। अगर एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन लिखा होता तो लेते इसको। अब हमने ये देखना है इंक्रीजिंग डिमांड बी सी डी, किसकी वजह से इंक्रीजिंग डिमांड होता है? तो पहला बी पॉइंट मिल गया कि इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, इसकी वजह से होता है। तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। बट एक बार और भी चेक कर लेते हैं, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड पर क्या असर आएगा? सब्स्टिट्यूट्स अगर प्राइस कम करेंगे तो क्या होगा? डिमांड कम होगी, कम होगी ना। हमें क्या चाहिए? ज्यादा इंक्रीज, तो गलत हो गया पॉइंट। डी ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में वो क्या कर रहा है? प्राइस बढ़ा रहा है। एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री का डिमांड क्या होगा? कम। हमें क्या चाहिए? ज्यादा, ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हुआ? बी। असली बात क्या थी? इंक्रीज डिक्रीज और फ्रॉम। अब गलती किस वजह से हुई हमारी? वो स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहा। एक नन्ना मुन्ना सा स्ट्रक्चर है, तंग करे जा रहा है। स्ट्रक्चर याद है, यूं देखे तो स्ट्रक्चर याद है, क्वेश्चन गलत हो रहा है, मैचिंग करनी नहीं आ रही उसके साथ, कनेक्शन बिठाना नहीं आ रहा, असेंबलिंग नहीं आ रही, समान सा रही है, जोड़ना नहीं आ रहा। जोड़ना कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। जब इकोनॉमिक्स को इंपॉर्टेंस दोगे, इकोनॉमिक्स चौथा सब्जेक्ट है, चौथा नहीं करना है, पहला फर्स्ट पढ़ना है। नंबर ज्यादा देगा, मेहनत कम है। और सबसे बड़ी बात, हमारे आजू बाजू का सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये मिलेगा, बट इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? इंटरेस्ट। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। अभी अगले चैप्टर्स में देखना, आप एकदम स्पीड बढ़ेगी आपकी। जी 35 नहीं है? और किस किस को नहीं आया 35? दोबारा बताता हूं, आपको नहीं आया, आपको नहीं आया। और चलिए, पहला पॉइंट इसका आंसर नहीं है, वो बात समझ में आ गया है? ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि उसमें प्राइस है और हमने क्या लेना चाहिए था? अदर फैक्टर्स। ये बात तो समझ में आ गई सबको? अच्छा, बी आंसर है, ये बात समझ में आ गई है? ये नहीं आई। आप क्वेश्चन में पढ़ो, इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम। इंक्रीज इन डिमांड किसकी वजह से होगा? बी ऑप्शन में, कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगा। इनकम क्या है? अदर फैक्टर। तो हो सकता है। ठीक है, पहले बी पे बात करो। बी हो सकता है, बी ठीक है कि इनकम की बढ़ने की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। इनकम क्या है? अदर फैक्टर। हो सकता है जी, ये बात तो ठीक हो गई ना। चलिए, आप ना थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेको, कोक और पेप्सी। कोक का प्राइस, पेप्सी की डिमांड। इसकी डिमांड को अपने को बढ़ाना है, पेप्सी की डिमांड को बढ़ाना है। ठीक है, या जो यहाँ लिख इंक्रीज इन डिमांड, तो कोक का प्राइस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बोलो, अगर कोक महंगी होगी तभी तो लोग पेप्सी की ओर जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन। ये तो कह रहा है प्राइस कम करना, तो फिर गलत नहीं होगा ये वाला? बोलो इधर। अब ठीक है, अब अगले वाले पे आ जाओ। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कार, पेट्रोल, कार के अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो पेट्रोल की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? डिक्रीज होएगी, कम होएगी। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, कार और पेट्रोल, इसका प्राइस बढ़ाएंगे तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। ये क्या कर रहा है? प्राइस बढ़ाओ, उधर डिमांड कम होगी, जबकि डिमांड तो क्या चाहिए हमें? इंक्रीज। इसका मतलब प्राइस कम करने पड़ेंगे तब डिमांड बढ़ेगी। तो ये गलत नहीं हो गया? इंक्रीज की जगह क्या आना चाहिए था? डिक्रीज। अब समझे? अब बताओ, किसी को तिबारा बता दूं, चौबारा बता दूं, पंचबारा बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है किसी के अड़ गया दिमाग में, बात छोटी सी होती है। नया मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैं तो वही बताया है, थोड़ा सा ये लेट कर लिया।
इस तरह आप ये करके देखा करो, ऐसे बस इजी लगेगा। 2-3 बार करने की जरूरत है, फिर रूटीन बन जाएगा। अभी शुरुआती दौर में हेजिटेशन है, एक बार हेजिटेशन खुल गई, ओके, नॉर्मल हो जाएगा सारा सिस्टम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36 है। डाउट 36 काफी लोगों का है इधर। देखो आप भी सुने, सभी सुने ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स। देखो यहाँ लिख लिया मैंने कोक, यहाँ लिख लिया मैंने पेप्सी, ये लिया एक्स, ये लिया वाई। कोक का नाम क्या है? एक्स। पेप्सी का नाम क्या है? वाई। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन दोबारा। When the price of a substitute of commodity X falls, इस X commodity का जो सब्स्टिट्यूट्स है उसके प्राइस क्या हो गए? फॉल्स। तो तुम्हारी डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल। आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब बताओ जिसको डाउट था, अगर ऐसे बनाते तो आसान नहीं लगता? ऐसे बनाते तो मैंने क्या नया बताया है? कोक पेप्सी तो 10 बार लिख लिया तुम्हारे आगे। ऐसे लिखते और स्टेटमेंट को पढ़ते, तुमने जल्दबाजी की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए। वो कह रहा है कि एक्स कमोडिटी का जो सब्स्टिट्यूट है उसका प्राइस अगर कम हो जाए तो हमारी एक्स की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? जी कम होएगा। बच्चे बच्चे को पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव। नया कुछ नहीं है। स्टेटमेंट हम जल्दबाजी कर गए पढ़ने में। किस बात की जल्दी है? दोबारा पढ़ लिया करो। सुनो, जो आपकी रेड लाइंस आती हैं, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 15 हो गए, उन 15 को दोबारा अलग से पढ़ो, एफर्ट्स करो, अपना दम लगाया करो, इस टाइप से बना के देखा करो डायग्राम, इक्वेशंस। जो आप खुद सॉल्व कर लोगे वो परमानेंट मेमोरी में जाएगा, क्योंकि आपने उस पर एफर्ट्स किया है। हाँ जी, 37 और किसी का? आपका भी है। प्राइस ऑफ कॉफी सडनली शूट अप सेटिबल्स द डिमांड। टी और कॉफी कैसे गुड्स हैं? उसका रिलेशन कैसा होता है? प्राइस शूट अप का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इंक्रीज वर्ड लिखोगे या मूवमेंट वाला वर्ड लिखोगे? अदर फैक्टर, तो इंक्रीज लिखना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन, ठीक है। 38 अभी मैंने करवाया नहीं। 39, अपर पीपल्स इनकम इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, द गुड ऑफ इज कॉल्ड। अगर हमारी इनकम बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए तो वो कौन सी गुड्स हैं? इंफीरियर चीजें हैं, घटिया चीजें। आम क्वेश्चन है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 40 अभी मैंने आपको करवाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, एन एग्जाम्पल ऑफ ए गुड एग्जिट दैट, ये भी नहीं कराया अभी। अभी मैंने एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, अभी वो पेंडिंग है और कल का दिन हमारा भी और लगेगा। बाकी के ये आप पढ़ के तो आप आए ही हैं सारा ही, बाकी आप MCQ के डाउट हम लोग अभी आज के लिए फिर और होल्ड करते हैं, कल लेंगे डाउट्स। आप और काफ़ी बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। Why does demand curve slope positive upward left to right, upward left to right? ये क्वेश्चन सबसे पूरे चैप्टर से अलग है, यूनिक है। आप बता सकते हो कि ये एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है?
बता सकते हो एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं अपवाद। कोई बता सकता है क्या मतलब है? एक्सप्लेन कर सकते हैं? अपवाद, एक्सेप्शंस। हाँ जी, जहां पर लॉ एप्लीकेबल ना हो, हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाए, लॉ ऑफ डिमांड फेलियर हो जाए। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। एक्सेप्शंस क्या कहेगा? प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। तो इस केस में हमारा डिमांड कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड, पॉजिटिव। प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। इन केसेस में डिमांड कर्व क्या बनेगा? प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस पहले 10 थे, डिमांड 100 यूनिट्स थी। प्राइस 15 हुए, डिमांड 200 हुई। प्राइस 5 हुए, डिमांड कितनी हुई? 50 यूनिट्स हुई। इन सभी पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो डिमांड कर्व ऐसे बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, आप ही समझदार हो। लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट ही रहेगा। ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये हिस्सा लेफ्ट ही रहेगा, वो राइट है। आप नीचे से देखो, यहां से ये लेफ्ट एरिया है अपने एंगल से। हाँ, अपवर्ड हो गया, वो डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट था, ये अपवर्ड लेफ्ट टू राइट है। अब सोच के देखो तुम्हारा बाएं साइड कौन सा है? अब ठीक है, क्या क्या समझाना पड़ रहा है। मुझे डर रहा है कभी ये ना कह दें सर 2 का पहाड़ा समझा दो, A फॉर एप्पल नहीं आता हमें। ऐसी सिचुएशन कब कब होगी? एक्सेप्शंस में होगी, अपवाद में होगी, कभी कभी होगी। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में आपको करवाया है, ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपने नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है रिगार्डिंग प्राइस। इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है? पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जैसे एक्सेप्शंस क्या होता है? हटके, अलग। ठीक है, अभी जैसे तुम सभी लोग बड़े शरीफ दिखाई दे रहे हो। क्या दिखाई दे रहे हो? बड़े शरीफ दिखाई दे रहे हो। ये आदमी गुंडा दिखाई दे रहा है, इसने अपने शर्ट के दोनों बटन खोल रखे हैं, ये भाई लग रहा है, ये आदमी गुंडा लग रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक्सेप्शनल केस हो गया। ठीक है, और बताता हूं एक्सेप्शनल क्या होता है। जैसे आजकल हम लोग जैसे लेडीज या गर्ल्स चुन्नी कैसे करते हैं? ऐसे 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 करते हैं, चुन्नी ऐसे करते हैं। अब हाँ, वैसे तो गर्ल्स का अब चुन्नी करने का रिवाज है ही नहीं, करते ही नहीं है चुन्नी। बट जैसे इन्होंने चुन्नी कर रखी है, इन्होंने गले में डाल रखी है, जैसे अभी गले में फांसी लेनी हो, उन्होंने चुन्नी क्या करके ऐसे आगे से कर रखी है, जैसे वो भाई लोग करते हैं ना ऐसे आगे वहाँ पे, जबकि ऐसे करनी चाहिए। तो ये क्या हो गई? एक्सेप्शंस, कि अलग है, हट के हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे। इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है, ऐसे भाई लोगों की तरह। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। अब हमारी, सुना बात ध्यान से, हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में मोस्टली नेगेटिव रिलेशंस ही आता है रिगार्डिंग प्राइस एंड डिमांड। बट कुछ केसेस में हम लोग देखते हैं, हम कितना ही कर ले, पॉजिटिव रिलेशंस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पॉजिटिव। उसका हमारा पहला पॉइंट है, बहुत ही आसान पॉइंट है, आपको पता है पहले। फर्स्ट पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है यार, हाँ आ जाओ,
अब देख तुम्हें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी जैसे अनीशा है, अनीशा नाम है ना, तो अनीशा को मैंने कहा अनीशा ऐसा है, मैंने सुना तुमने आईफोन लेना है। नहीं हाँ सर आईफोन तो लेना है, अभी तो खटारा सा कीपैड वाला दे रखा है घर वालों ने, बड़ी मुश्किल से घर वालों को मनाया लड़ाई कर करके। तो मैंने कहा अनीशा कौन सा लेना है? इसने कहा सर मुझे वो i15 लेना है, वही आया नया आजकल 15 प्रो। जो भी देखो मैं तो गरीब आदमी, मुझे नहीं पता क्या होता है, मेरी औकात नहीं है कि मैं आईफोन ले सकूं। ठीक है, हाँ जी, एक्सेप्शनल। अब हम सभी गरीब लोग हैं, बट ये उसमें से थोड़ी सा एक्सेप्शनल है। इसने 3 दिन से घर में खाना नहीं खाया कि मुझे जब तक आईफोन नहीं मिलेगा मैं रोटी नहीं खाऊंगी। क्या करें, जिद कर रखी है घर वाले बेचारे, अब क्या करें। अब सुनो, अनीशा ने ये कह रखा है कि लेंगे, कि ठीक है लेना ही है, अभी डिमांड्स कर रखे है। मैंने इसको कहा अनीशा 1 लाख का फ़ोन है, थोड़ी दिनों में 1.5 लाख का हो जाएगा। होगा नहीं होगा पता नहीं, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। उसने कहा अच्छा सर 1.5 लाख का हो जाएगा, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आज मैं रोटी क्या घर पे पानी पीना भी छोड़ देती हूँ, घर वाले अपने आप ही कल तक दिलवा देंगे। तो जैसे ही ये एक्सपेक्टेशन हुई तो डिमांड्स, ये अनीशा की डिमांड्स क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है, प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं अनीशा से कहूं कि बेटा आज जिद मत करो, 1 महीने बाद यही 1 लाख वाला फ़ोन 50,000 का हो जाएगा, ये चांसेस है, तो उसने कहा अच्छा 50,000 हो जाएगा, फिर ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ऐसे ही करोगे, आपका बिहेवियर ऐसा रहेगा जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस बढ़ा तो इसने इमीडिएट डिमांड करने की बात करी, प्राइस कम होने के चांस ले लेंगे, आराम से ले लेंगे। प्रेजेंट में डिमांड्स क्या हो गई, फ्लक्चुएट हो गई। ठीक है, तो यही पॉइंट था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं तो प्राइस इंक्रीजेस के साथ डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज के साथ डिमांड डिक्रीज होती है, तो ऐसे रिलेशन बनते हैं। द पॉइंट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता। जब ये चीजें मार्केट में आएंगे तो हमारा बिहेवियर ऐसा ही हम रिएक्ट करेंगे, कोई इलाज नहीं है इसका। फिर जब इसका इलाज नहीं था तो हमने इसको किस कैटेगरी में डाला, एक्सेप्शंस कैटेगरी में डाला, कि यहां तो पॉजिटिव रिलेशन आएगा, जनरली तो क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन। आया पहला पॉइंट सुन में। चलिए अब आ जाओ सेकंड पॉइंट। अब नॉर्मल, टाइम वाला पॉइंट नहीं है, अब नॉर्मल कंडीशन। अब नॉर्मल कंडीशन, देखो गलती करवाते हो तुम। अब नॉर्मल कंडीशंस इन द इकोनॉमी या कंट्री या सिटी, हमारे शहर भी हो सकता है। अगर हमारे शहर में अबनॉर्मल कंडीशन है, 2020 की आपको याद दिलाऊं, 23 मार्च 2020 क्या लगा, लॉकडाउन, जो कि हमें पहले कभी एक्सपीरियंस होता नहीं था। ऐसा भी होता है कि देश ही बंद कर दो, देश को ही ताला लगा दो। लॉकडाउन हुआ, ठीक है, तो भगदड़ मची, पता नहीं आगे सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे भूखे तो नहीं रह जाएंगे, उसको रोटी तो नहीं मिलेगी। तुम्हारे माँ बाप ने कितनी चिंता की होगी तुम्हारे बारे में, तुमने तो कहा मजे आए, छुट्टी हो गई, एग्जाम होने थे, पेपर ही नहीं होंगे। ठीक है, तुम्हारे तो खुशी के फुहारे नहीं छूट रहे थे। क्यों, बच्चे के लिए तो पढ़ने का ही मेन था। जब तुम शायद 8th 9th क्लास में होंगे, 9th में थे, चलो 8th 9th को नहीं। अब उस समय, अब देखो लॉकडाउन 100 इयर्स बाद हुआ था, कोरोना 100 इयर्स के बाद हुआ था। इससे पहले 1920 में हुआ था ऐसी पेंडेमिक, इसको हम लोग पेंडेमिक सिचुएशन बोलते हैं। अब देखो हमारे देश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं कि हमारे देश के लोगों को हाथ धोना सिखाया गया। सभी सेलिब्रिटीज कि आपको हाथ ऐसे धोने हैं, ऐसे करना है, ऐसे कितने पढ़े लिखे हमारे देश के लोग कि हाथ धोना ही नहीं आता था, वो भी सिखाना पड़ा। तो उस केस में क्या हुआ, जो हमारी नेसेसिटीज थी, जो नेसेसिटीज के साथ क्या हुआ,
प्राइस भी अप हुआ और डिमांड भी क्या हुआ, अप हुआ। मैं घर गया तो मेरे घर वालों ने पूछा क्या किया जाए, क्या किया जाए, जो राशन का सामान है वो ज़्यादा इकट्ठा कर लें क्या, तेरे को तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, तू बता क्या करना है। मैंने कहा एकदम डिमांड से भी आएंगी नेसेसिटीज़ की, हर लोगों को डर होगा, वो लोग इकट्ठा करेंगे, प्राइस बढ़ेंगे और हो सकता है सामान भी ना मिले। मुझे इन सरकारों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये नालायक हैं, ये नालायक सरकारें हैं, लोग हजारों लोग मर जाते हैं, ये फिर भी इनके कान में जू नहीं रेंगती। तो इसलिए अपना राशन इकट्ठा कर लो, 2-3 महीने का स्टॉक कर लो। तो सब लोगों ने स्टॉक करना शुरू किया, डिमांड्स, प्राइस भी बढ़े, उस समय डिमांड भी बढ़ी इन केस ऑफ नेसेसिटीज। अब आ जाओ लग्जरीज पे। लग्जरीज पे मेरे पास फोन आया कि 15 लाख वाली कार 10 लाख में मिल रही है, ले लो। मैंने कहा भैया जान के लाले पड़ रहे हैं, तेरे को कार की पड़ी है, चले यहां से। तो लग्जरीज में कंपनीज ने प्राइस बहुत कम किए, बट फिर भी डिमांड्स क्या रही, कम रही। तो रिलेशन कैसा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव। तो अब नॉर्मल कंडीशंस और कौन सी हो सकती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, कोई एजिटेशंस, कोई एजिटेशन का मतलब होता है कि वो करना, आंदोलन करना, कोई आंदोलन हो जाए, कोई रॉयट्स, दंगे हो जाए, कोई भी पेंडेमिक तो आपको बताया ही है, कोई भी अब नॉर्मल कंडीशंस अगर इकोनॉमी में आएगी तो हमारे जो व्यूज है, हमारा जो बिहेवियर्स है रिगार्डिंग डिमांड वो पॉजिटिव हो जाएगा। प्राइस और डिमांड में, नेसेसिटीज में क्या होगा, प्राइस अप, डिमांड अप। लग्जरी में क्या होगा, प्राइस फॉल, डिमांड फॉल। आपके सामने है और आपने खुद ही, आपकी फैमिली ने ही ऐसा बिहेवियर किया होगा। आप याद करें, अपने पेरेंट्स से पूछें 2020 में क्या बिहेवियर्स थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, फैशन एंड ट्रेंड्स। फैशन एंड ट्रेंड्स, मार्केट में जब फैशन ट्रेंड्स होता है तो डिमांड्स क्या होती हैं, बढ़ती हैं। प्राइस कितना ही बढ़ जाए, डिमांड्स बढ़ेंगी। जिस चीज़ का फैशन होता है, ट्रेंड्स होता है, प्राइस कितना ही बढ़ा लो, डिमांड्स बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि फैशन है, रोक नहीं सकते। हर एक को लगता है कि मुझे लेटेस्ट ट्रेंड्स डालने हैं, फैशन डालने हैं। अगर कोई भी ट्रेंड और फैशन चला जाए, कोई भी ट्रेंड्स और फैशन चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा तो डिमांड्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अभी लेटेस्ट फैशन किस चीज़ का है पता है? नहीं पता, कुछ फैशन नहीं है, नहीं हुआ। कोई फैशन चला गया हो वो बताओ, है? फटी हुई पैंट का, फटी हुई पैंट का, टाइट जीन्स का पहले बहुत ही फैशन होता था, तो प्राइस भी अप होते थे, डिमांड भी अप होते थे। प्राइस भी कम होता है, डिमांड भी कम होता है, ठीक है। अभी एक पहले गर्ल्स डालती थी, यहाँ पे होल सा होता था, यहाँ शोल्डर पे, अब वो फैशन चला गया है। ये कोरोना के टाइम आया था, भैया इंजेक्शन लगवा लो कोरोना का, अब नहीं है, तो उसका प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी। क्यों? फैशन ट्रेंड नहीं। तो ये 3 पॉइंट्स थे जहां हम कुछ भी कर लें, बेचारा हमारा लॉ ऑफ डिमांड मजबूर हो जाता है, उसकी चलती नहीं है, नेगेटिव रिलेशंस नहीं होते हैं, पॉजिटिव रिलेशन ही होते हैं। अभी 3 पॉइंट और पेंडिंग है, कल आते ही कराऊंगा, फिर एमसीक्यू लूंगा, कल ये अपना चैप्टर कंप्लीट। ओके, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।